हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। स्टेप अप अकेडमी पे आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोगों की टेंशन्स चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है, ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो इसी तरीके से सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही है और हम चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी बहुत तेज़ी से चले ताकि एग्ज़ाम्स में आपको टेंशन ना हो। ठीक है। और इसी के साथ सबसे पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आ रहे हैं जल्दी से और बैठ जा रहे हैं पढ़ने के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस। इसी तरीके से आप लोग भी जल्दी से आ जाइए और स्टार्ट करेंगे हम हमारा न्यू चैप्टर और आपकी टेंशन को थोड़ा कम कर देंगे, बर्डन को थोड़ा कम कर देंगे और क्या होगा, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसको जितना हम बात करते करते समझेंगे ना, मतलब कि ये है कि एग्जाम्पल्स लेते लेते। ठीक है। ऐसा रट्टाफिकेशन टाइप बिल्कुल नहीं करना है कि रीड कर लिया, अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करती है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें जनरल एग्जाम्पल्स को लेते हुए जो हम आसपास देखते हैं उनके साथ हर एक चीज़ को समझना है। अब आप ये कहेंगे कि मैम वर्ल्ड लेवल पे कैसे समझेंगे, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे समझेंगे जनरल एग्जाम्पल जो हमारे आसपास देखते हैं। तो इन्हीं ये बेस हो गए हमारे जो एग्जाम्पल्स, इस बेसिस पे हम हायर लेवल पे देखते जाएंगे चीज़ों को कि ठीक है यहाँ ऐसा होता है, सिमिलर हम वहाँ पे भी ऐसा कुछ देख रहे हैं, फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, रिवीजन करना है एग्ज़ाम के लिए, और इसी के साथ एक चीज़ और क्या करना है, आप लोगों को पेन और कॉपी लेके बैठना है मेरे साथ, ताकि जहाँ पे भी मैं आपको कहूँ कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, तो उसको लिख लेना है। ठीक है। याद आपको यही सब कुछ हो जाएगा, तो बाद में आपको फिर बुक उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि चैप्टर रीड करना है फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये श्योरिटी है कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ से, ठीक है ना, मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने आंसर्स खुद लिख सकते हैं। ठीक है। तो आ जाओ और स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। देखो क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्लियर हुआ। ये वन शॉट वीडियो है, मतलब कि जो चैप्टर्स आप इतने ज़्यादा लेक्चर्स के बाद कंप्लीट करते हो वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन। आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अरे यार मैं ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो मैं भूल ही गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान से सुनोगे सब कुछ आएगा, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है। क्लियर हुआ। इससे पहले के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे स्टेप अप अकेडमी पर, तो सारे लेक्चर्स आप लोग कंटिन्यूटी में देख लीजिए और फॉलो करते रहिए स्टेप अप अकेडमी को कंटिन्यूटी में। ठीक है। तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एग्जाम्स का बर्डन अभी ख़त्म हो जाएगा आपका और आप बढ़िया मौज करेंगे कि अरे पढ़ लिया मैंने तो स्टेप अप अकेडमी से सब कुछ कंप्लीट है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी हम देखने जा रहे हैं। देखेंगे कि इंडिया की कैसी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं और कैसे इंडिया डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। क्लियर हुआ आपको। तो स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। देखो, अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा ट्राइंग और एक चैलेंजिंग कंडीशन के टाइम पर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बॉर्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पार्टीशन, इससे पहले हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसके बाद कितना ज़्यादा चैलेंजेस रहे हैं। इसी के साथ इंडिया की बात यहाँ पे कही गई है कि इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। अगर इसके आगे हम बात करें तो जो वर्ल्ड है उसने विटनेस्ड किए हैं डिवास्टेटिंग वॉर। ठीक है। और इसको फिर किस चीज़ से ग्रेपल्ड हो रहा था वर्ल्ड, मतलब कि ये गुत्थी जो बन रही थी क्वेश्चंस की बहुत सारे, वो क्या बन रहा था, ये इशू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, कि इतना ज़्यादा वॉर हुआ है, इतने ज़्यादा युद्ध हुए हैं, उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों में ग्रेपल हो रहा था। येट यहाँ पे एक और अटेम्प्ट क्या था, वो ये था कि इंटरनेशनल बॉडी को जो इस्टेब्लिश करना है, अनदर अटेम्प्ट टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल बॉडी वॉज अंडर वे। ये कहीं ना कहीं तक चल रही थी चीज़ें। बहुत सी न्यू कंट्रीज जो इमर्जिंग थी, किस चीज़ का रिजल्ट था, कॉलेप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। जैसे ही कॉलेप्स होता है कॉलोनियलिज्म जिस भी जगह पे, और वहाँ से एक न्यू कंट्री इमर्ज हो जाती है। ठीक है। और बहुत से जो नए नेशंस थे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि
टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। कौन सा चैलेंज मेन किसके साथ यहाँ पे ये एक साथ आ रहे थे? एक डेमोक्रेसी और दूसरा वेलफेयर। तो कुछ इस तरीके की कहानी की शुरुआत होती है इस चैप्टर की। फ्री इंडिया पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं ये सारे कंसर्न्स को जो कि फेस किया है इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ तक ऐसे समझो कि किसी भी चीज़ को ऐसे देखो, यहाँ पे वॉर हुआ, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में किसी भी नेशन में वॉर हुआ, अब इशू क्या आएगा कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं तक प्रॉब्लम है। उसके बाद जहाँ पे कॉलेप्स हुआ कॉलोनियलिज्म का, ठीक है, वहां से इमर्ज हुई क्या? न्यू कंट्री। अब न्यू कंट्री इमर्ज हुई तो वो क्या चाहेगी? इमर्ज हो रही है तो साथ में तो वहां के लोगों के लिए या नेशन के लिए क्या चाहेगी? वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी। बस यही इसी तरीके की कुछ शुरुआत यहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अगर फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है ये सारे कंसर्न्स को। किस टाइम की बात कर रहे हैं? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल में तो इंडिया का अपना शेयर है कंसर्न का। इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे कॉलोनियलिज्म किस चीज़ का था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो यहाँ पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लीगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पार्टीशन ने अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स क्रिएट करे और एक जो टास्क था पॉवर्टी एलिविएशन का वो ऑलरेडी वेट कर रहा था फुलफिलमेंट के लिए कि कितनी जल्दी पॉवर्टी कम कर दी जाए। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था जिसमें इंडिया स्टार्ट करती है पार्टिसिपेट करना वर्ल्ड अफेयर्स में एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अगर हम बात करें एज अ नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, नेशन जैसे कि कैसे बॉर्न हुआ है? बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया डिसाइड करता है अपने फॉरेन रिलेशंस को कंडक्ट करना किस एम के साथ कि ये रिस्पेक्ट करेगा सोवरेनिटी ऑफ ऑल दी अदर नेशंस और अचीव करेगा सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। मतलब दो चीज़ों की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम रिस्पेक्ट करेंगे क्या? सोवरेनिटी सभी नेशंस की, ऑल अदर नेशंस की, और सिक्योरिटी अचीव करेंगे। और कैसे अचीव करेंगे सिक्योरिटी? मेंटेनेंस ऑफ पीस के थ्रू। एम जो ये था, ये कहाँ पे एक इको कहाँ पे सुनाई देता है इस चीज़ का, या एक साउंड हमें कहाँ से आता है? वो आता है DPSP से, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। अगर हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर जो हैं वो गाइड करते हैं इंडिविजुअल या फिर फैमिली का बिहेवियर, दोनों ही तरीके से। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है क्या? फॉरेन पॉलिसी किसी भी नेशन की। ऑब्वियस सी बात है, आप डोमेस्टिकली क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली कैसा आपका इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेगी फॉरेन पॉलिसी को नेशन के साथ। जिस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स गाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली का बिहेवियर। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, अगर हम इनकी बात करें तो इनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे जिसके थ्रू ये इफेक्टिवली एडवोकेट कर पाए अपने कंसर्न्स को इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने परस्यू किया और ज़्यादा मॉडेस्ट गोल्स देन दी एडवांस्ड स्टेट्स। मतलब जो एडवांस्ड स्टेट्स पहले से ही थे उनके कंपैरिजन में इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि और ज़्यादा मॉडेस्ट गोल्स लेके आए, क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे ही नहीं जिसके थ्रू ये मतलब इफेक्टिवली एडवोकेट कर सके अपने कंसर्न्स को। ये सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं पीस पे और डेवलपमेंट में इन देयर ओन नेबरहुड। मतलब कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, कंट्रीज़ की जो बॉर्डर लाइन पे जो भी पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एक तरीके से अपने ही नेबरहुड में ये पीस और डेवलपमेंट को लेके। मोर ओवर इनकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेशनली इन्फ्लुएंस करती थी इनकी फॉरेन पॉलिसी को। जैसे ही अगर हम पीरियड देखें इमीडिएटली आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो बहुत से डेवलपिंग नेशंस क्या चूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस को
किसकी? पावरफुल कंट्रीज की, जो उन्हें एड और क्रेडिट्स इस तरीके से, कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे आप, समझ आ रहा होगा कि दे रहे थे, तो ये ऐसे खुश हो जाते एकदम से कि वाह बढ़िया है, ठीक है। खुश क्यों होना है? क्योंकि इन्हें ज़रूरत है हेल्प की भी और क्रेडिट्स की भी। अब जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपिंग नेशन है वो क्या करेगा? उसको तो पैसा चाहिए, क्रेडिट चाहिए, डेवलपमेंट्स के लिए हेल्प चाहिए। तो ये क्या करते थे? फिर जो पावरफुल कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज होती थी उन्हें फेवर करते थे या प्रेफरेंसेस देते थे, जो उन्हें एड और क्रेडिट्स दे रहे थे। हु वर गिविंग देम एड और हु वर गिविंग, एक सेकेंड ऐसे समझो, हु वर गिविंग देम एड एंड क्रेडिट्स। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसके कारण डिवीजन होता है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का 2 क्लियर कैंप्स में, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो 2 जो क्लियर कैंप्स हैं, तो एक तो इन्फ्लुएंस में थे यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न अलाइज में, और दूसरा किसके इन्फ्लुएंस में था? सोवियत यूनियन के। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स हैं स्टेप अप एकेडमी पे, ज़रूर जाके देख लीजिए। और फिर यहाँ तो आप पढ़ ही रहे होंगे, इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हमने वहाँ पे पढ़ा है एक्सपेरिमेंट जिसे कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का जैसे ही एंड हुआ है तो इसने कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को एंटायरली चेंज कर दिया। बट जब इंडिया अचीव करती है फ्रीडम और स्टार्ट करती है अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करना, फ्रेमिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, तो कोल्ड वॉर्स और उसी टाइम पे जस्ट बिगनिंग था और वर्ल्ड क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था इन 2 कैंप्स में। यहाँ पे क्वेश्चन यह आता है कि क्या इंडिया, ये दोनों जो कैंप हैं, एक हम यूएस की बात कर रहे हैं और एक हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं, तो इंडिया क्या इन 2 कैंप्स में ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऑफ द 50 या फिर 60s में से था? डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज 2 कैंप्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ द 50s एंड द 60s? और क्या ये सक्सेसफुल रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी को पीसफुली कंडक्ट करने में और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में, अवॉइडिंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स? अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी तो पहले हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्या थी द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में? इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये मूवमेंट सिर्फ इंडिया में ही चल रहे थे, वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में हमें ये देखने को मिल रहा था। ये वर्ल्ड वाइड पार्ट था, जो कि मतलब वर्ल्ड वाइड जो स्ट्रगल चल रहा था उसका पार्ट था अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये इन्फ्लुएंस करता है लिबरेशन मूवमेंट को बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के। और इंडियाज़ इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडियाज़ और जो अदर कॉलोनीज़ में थे नेशनलिस्ट लीडर्स, एक तरीके से इनके बीच में काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट चल रहा था, कॉन्टेक्ट्स थे। यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्लोबल कॉमन्स हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग ने सुना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी चीज़ किसी के भी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है तो ग्लोबल कॉमन मतलब वर्ल्ड लेवल पे आके उसके बारे में वर्क किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि जैसा कि हमने देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं थी, ये मूवमेंट लगभग देखा जा रहा था कि सभी जगह हो रहे थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे यहाँ के नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे वो किससे कांटेक्ट में थे? ऐसे लोगों से जो वर्ल्ड लेवल पे भी मतलब अपने नेशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि किस चीज़ के अगेंस्ट में थे? कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में। फिर उसके बाद जो आईएनए का क्रिएशन होता है, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसने क्रिएट किए हैं? ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रिएट किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या क्रिएट किया? इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब किया इन्होंने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन था लिंकेजेस का जो कि इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया और ओवरसीज इंडियंस के बीच में ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरप्ले डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स का। देयरफॉर जो नोबल आइडियाज़ हैं जिसने इंस्पायर किया इंडिया स्ट्रगल को फ्रीडम के लिए, इसी ने इन्फ्लुएंस किया है फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए भी।
लेकिन जो इंडिया का अटेनमेंट रहा है इंडिपेंडेंस का, ये कोइंसाइड करता है किसके साथ? बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो पीरियड था एक्चुअल में न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर्स मर्ज कर दिए गए हैं, तो आप जब देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए और सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था ग्लोबल लेवल पे। पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री भी अगर हम देखें तो आमना सामना कर रहे थे सभी लोग ग्लोबल लेवल पे, और ये दो ब्लॉक्स के बीच में रहा है। एक तो मतलब ये दो ब्लॉक्स थे जो कि सुपर पावर्स ही चला रही थी, द यूएस एंड द यूएसएसआर। सेम पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड डेवलपमेंट्स, और यही सेम पीरियड्स में कुछ डेवलपमेंट्स भी विटनेस्ड किए। जैसे कि उस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट होता है ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशंस का क्रिएशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का क्रिएशन होता है, कम्युनिस्ट चाइना का इमरजेंस होता है, और डीकोलोनाइजेशन की बिगनिंग होती है। तो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स भी चल रहे थे, स्ट्रगल्स भी चल रहे थे, और अगेंस्ट में मूवमेंट्स भी चल रहे थे। फिर इसी टाइम की इंडिपेंडेंस की बात है इंडिया की, तो जो इंडिया की लीडरशिप थी इसे परस्यू करना पड़ा अपने नेशनल इंटरेस्ट को विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। अब नेहरूज रोल की अगर हम बात करें तो नेहरू जी का क्या रोल था यहाँ पे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया है नेशनल एजेंडा को सेट करने में। इनके अपने मतलब ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, ये अपने लिए खुद के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर थे। 10 प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पे ये फॉरेन मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का भी, ये प्रोफाउंड करते हैं। ही एक्सरसाइज्ड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कब से कब तक? फ्रॉम 1946 टू 1964। जो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या थे? सबसे पहले तो टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सोवर्निटी, जो हमने इतनी मेहनत से सोवर्निटी प्रिजर्व की है, अचीव की है, उसे प्रिजर्व करना होगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। हमारे टेरिटरी में जितनी भी हमारी मतलब टेरिटरीज हैं या बाउंड्रीज हैं, एक तरीके से जो इंटीग्रिटी है यहाँ पे, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हम क्या प्रमोट करेंगे? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट लिख दीजिए कि नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इसको हम यहाँ पे अगर चाहें तो लिख सकते हैं, क्या प्रिजर्व करना, ऐसे बनाया करो, देखो नोट्स अगर लिखना है तो ऐसे करके, प्रिजर्व हार्ड अर्नड सोवर्निटी, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट ऐसे लिखेंगे तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बन जाएगी एक तरीके से। क्या प्रोटेक्ट करना है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। और एट लास्ट हमने क्या देखा? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है या आगे बढ़ाना है। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरूज फॉरेन पॉलिसी के, कि हम जब भी पॉलिसी करेंगे तो हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हमारी हार्ड एंड सोवर्निटी प्रिजर्व रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट रहे, और जो हमारा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसे हम प्रमोट कर सकें। नेहरू जी ने जो ये अचीव करने चाहे ये गोल्स, नेहरू विश्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी से किए? थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री। ऑफ कोर्स यहाँ पे पार्टीज भी थी और ग्रुप्स भी थे कंट्री में जो बिलीव करते थे कि इंडिया को ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, ब्लॉक लेड बाय द यूएस से ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक क्या करता है? दैट ब्लॉक क्लेम्ड टू बी प्रो डेमोक्रेसी। जो ये सोचते थे, जैसे कि अगर हम लीडर्स की बात करें डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो सम पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज टू कम्युनिज्म आल्सो वांटेड इंडिया टू फॉलो अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन थॉट ऑफ लाइंस पे थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपोज कर रही थी कम्युनिज्म को, ये भी चाहती थी कि इंडिया फॉलो करे प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है।
इसमें और कौन कौन इंक्लूडेड थे, तो भारतीय जनसंघ और फिर लेटर दी स्वतंत्र पार्टी। बट नेहरू ने पजेस्ट किया कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स की। ये जो हम टू कैंप्स की बात कर रहे हैं, यूएस और सोवियत यूनियन, तो जो फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये वाइगरसली इसने परस्यू किया है ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड बाय एडवोकेटिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। मतलब मेन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो ये एक ड्रीम है पीसफुल वर्ल्ड का, वो कैसे हम किस थ्रू एडवोकेट करेंगे, तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट से हम रिड्यूस करेंगे कोल्ड वॉर टेंशंस को और कंट्रीब्यूट करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। हम यहाँ पे पूछेंगे कि इंडिया ने दो कैंप को क्यों ज्वाइन नहीं किया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। तो इंडिया यहाँ पे क्या चाहता था, इंडिया दूर रहना चाहता था मिलिट्री अलायंसेस से जो यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के अगेंस्ट में कर रही थी। इन चीज़ों से इंडिया दूर रहना चाहता था। जैसे कि हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि कोल्ड वॉर में यूएस लेड नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत इनके अगेंस्ट में नाटो जब बन जाता है तो उसके बाद सोवियत क्या कर लेता है, वार्सो पैक्ट ले आता है, केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये मिलिट्री एक्शन से रिलेटेड दोनों एक्ट रहे हैं। और फिर इंडिया एडवोकेट करता है नॉन अलाइनमेंट को एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। ये डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट था और समटाइम्स बैलेंस में भी था, एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। 1956 में जब ब्रिटेन अटैक करता है किसे, इजिप्ट को, ओवर दी स्वेज कैनाल इशू पे, स्वेज कैनाल इशू पे ब्रिटेन क्या कर देता है, इजिप्ट पे अटैक कर देता है। तो इंडिया लेड दी वर्ल्ड प्रोटेस्ट, इंडिया के थ्रू यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रोटेस्ट होता है वो नियो कॉलोनियल इन्वेंशन को लेके अगेंस्ट में होता है। बट सेम ईयर में जब यूएसएसआर इन्वेड करता है हंगरी पर, तो इंडिया ज्वाइन नहीं करता है इसकी पब्लिक कंडेमनेशन को। डिस्पाइट ऐसी सिचुएशन के अलावा बाय एंड लार्ज इंडिया इंडिपेंडेंट स्टैंड में पार्ट लेता है वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज में, एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ दी ब्लॉक्स। ऐसे समझो कि इस सिचुएशन के बाद भी इंडिया ने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है कहीं ना कहीं तक इंटरनेशनल इश्यूज में, और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हेल्प और असिस्टेंस दोनों ही तरफ के ब्लॉक्स से मिल सकता है या मिलता है। वाइल इंडिया ट्राई कर रहा था कन्विंस करना कुछ इस तरीके से अदर डेवलपिंग कंट्रीज को अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, पाकिस्तान क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस को। यूएस यहाँ पे खुश नहीं रहता है इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स को लेके और जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी इन सभी चीज़ों को लेके। देयरफॉर यहाँ पे कंसिडरेबल अनईज चलता रहा इंडो यूएस रिलेशंस में ड्यूरिंग दी 1950s। यूएस यहाँ पे रिसेंट होता है एक तरीके से इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप। जिस तरीके की इंडिया की पार्टनरशिप ग्रो होती जाती है किसके साथ, सोवियत यूनियन के साथ, तो कहीं ना कहीं इस पे भी यूएस क्या करता है, रिसेंट करता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से इंडिया ने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड बाय इंडिया। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो जाके चैप्टर देख लीजिए, स्टेप अप एकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। ये पॉलिसी ने एम्फेसाइज्ड किया है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को। जो एम्फेसिस है, द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस ऑल्सो मीन दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ क्या थी, लिमिटेड थी। ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है इसने लिमिट किया है इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन को विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब हम आते हैं अफ्रो एशियन यूनिटी पर। येट साइज, लोकेशन, पावर, पोटेंशियल को देखते हुए नेहरू जी ने एनविसेज्ड किया मेजर रोल इंडिया के लिए वर्ल्ड अफेयर्स में, इन वर्ल्ड अफेयर्स और स्पेशली एशियन अफेयर्स में। ये जो एरा था ये मार्क्ड किसके थ्रू होता है, मतलब क्या चीजें देखी गई, तो इस्टेब्लिशमेंट होता है कॉन्टेक्ट्स का इंडिया और अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बीच में, जो कि एशिया और साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, इन एशिया एंड अफ्रीका, स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका थ्रू आउट। अगर हम बात करें 1940s और 1950s की, तो नेहरू हैड बीन एन अर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशियन यूनिटी। तरीके से एशियन यूनिटी के लिए अर्डेंट एडवोकेट की तरह थे नेहरू जी।
इनकी लीडरशिप में इंडिया ने कन्वेन किया एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को कब? इन मार्च 1947। और 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस के अहेड में अगर हम देखें 5 months के, इंडिया ने अर्नेस्ट एफर्ट्स बनाए हैं अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। ऐसे समझो, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया। किसके थ्रू? इंडोनेशिया की फ्रीडम के रियलाइजेशन की जो एफर्ट्स लगाए थे इंडिया ने, वो एक अर्नेस्ट एफर्ट्स रहे हैं। और किससे? इंडोनेशिया के फ्रीडम डच कॉलोनियल रिजाइम से। बाय कन्वेनिंग, यहाँ पे इन्होंने कन्वेन की थी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 में, ताकि इंडोनेशिया के स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकें। इंडिया स्टॉन्च सपोर्टर रहा है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का और फर्मली अपोज्ड करता है किसे? रेसिज्म को, स्पेशली जो कि अपार्थीड थे इन साउथ अफ्रीका। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ पे? इंडोनेशियन सिटी ऑफ बांडुंग में 1955 में, जिसे कॉमनली कहा जाता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसे। ये एक मार्क्ड होता है जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट का विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस। तो ये याद रखना है यहाँ पे कि अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, इसको लिख सकते हैं आप। तो ये इंडोनेशिया सिटी बांडुंग में हुई है और कब हुई है? तो 1955 में हुई है, जिसे कॉमनली कहा जाता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। क्या था? तो ये याद रखना, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ? तो ये एक जेनिथ होता है इंडियाज एंगेजमेंट का न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस के साथ। जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, बाद में ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम होता है इसके थ्रू, नॉन अलाइंड मूवमेंट की अगर हम बात करें। और जो फर्स्ट समिट थी नाम की, वो कब हेल्ड हुई है? बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में। नेहरू जी को फाउंडर थे। यहाँ पे अगर चैप्टर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि एक मर्ज हो चुका है अभी, तो उसमें अगर आप देखें, नहीं चैप्टर 1 तो हाँ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो उसमें नेहरू जी को फाउंडर रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया है चैप्टर। पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना की अगर हम बात करें तो अनलाइक इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान, फ्री इंडिया अपने रिलेशनशिप स्टार्ट करता है किसके साथ? चाइना के साथ, फ्रेंडली नोट पे। एक चाइनीज रिवॉल्यूशन होता है यहाँ पे 1949 में। उसके बाद इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जो रिकॉग्नाइज करती है क्या? द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। नेहरू यहाँ पे ऐसा सोचते हैं, स्ट्रांगली सोचते हैं कि इसके लिए फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प्ड द न्यू गवर्नमेंट इन द इंटरनेशनल फोरा। कुछ इनके कलीग्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी वरीड थे अ पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन जो कि इन फ्यूचर में हो सकता है। बट नेहरू यहाँ पे ये कहते हैं या ऐसा सोचते हैं कि एक्सीडिंगली अनलाइकली इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। बहुत, अगर हम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम की अगर बात करें तो चाइनीज़ बॉर्डर किसे, कौन गार्ड करता है चाइनीज़ बॉर्डर को? पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ना कि आर्मी, नॉट दी आर्मी। जॉइंट इनंसिएशन ऑफ पंचशील की अगर हम बात करें तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और ये किसने दिए उस टाइम पे? तो बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज मिनिस्टर ज़ोउ एनलाई ऑन 29 अप्रैल 1954। ये एक स्टेप था जो कि डायरेक्शन था स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दी टू कंट्रीज, दैट वाज इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइनीज लीडर्स विजिट करते हैं हर एक अपनी एक दूसरे की कंट्री में और ग्रीट करते हैं लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स के थ्रू। अब हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं वीके कृष्णा मेनन जी की 1897 टू 1974। ये डिप्लोमेट और मिनिस्टर रहे हैं। ये लेबर पार्टी जो यूके में रही है उसमें बहुत एक्टिव रहे हैं 1934 से 1947 तक, देख लीजिए इनको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनकी तो इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके एंड लेटर हेड होते हैं ये इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन को लेके। राज्यसभा एमपी, लेटर लोकसभा एमपी, मेंबर रहे हैं ये यूनियन कैबिनेट के 1956 से, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं सिंस 1957 और कंसिडर्ड किए जाते हैं वेरी क्लोज टू नेहरू। ये रिजाइन कर देते हैं इंडिया चाइना वॉर के बाद इन 1962।
अब हम यहाँ पे आते हैं द चाइनीज इन्वेशन पे 1962 में। ये बीच में जो कुछ आपके बुक में नोट्स दिए गए हैं किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी मूवमेंट के बारे में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो हम इसी तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। टू डेवलपमेंट्स स्ट्रेंड दिस रिलेशनशिप, दो डेवलपमेंट क्या कर देती हैं, स्ट्रेंड कर देती हैं रिलेशनशिप को। क्या होता है, चाइना अनेक्स्ड कर लेता है तिब्बत को 1950 में, और फिर जो हिस्टोरिकल बफर था बिटवीन टू कंट्रीज इसे रिमूव कर देता है। इनिशियली इंडिया की गवर्नमेंट इसे अपोज ओपनली नहीं करती है, मतलब एकदम से खुल के नहीं बोलते हैं कि ये जो आपने इन्वेशन किया है 1950 में, बट जैसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है अबाउट द सप्रेशन ऑफ तिब्बतन कल्चर, तो इंडियन गवर्नमेंट ग्रू करती है अनईजी। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट और ऑब्टेन करते हैं पॉलिटिकल एजाइलम इन इंडिया इन 1959। हम दलाई लामा जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चाइना एलिग्ड करती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलाउ कर रही है एंटी चाइनीज चाइना एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस फ्रॉम विद इन इंडिया, जो इंडिया के थ्रू हो रही है, ऐसा यहाँ पे चाइना एलिग्ड करती है किसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अ लिटिल अर्लियर अगर हम बात करें बाउंड्री डिस्प्यूट की, तो ये भी इंडिया और चाइना के बीच में सरफेस्ड हो चुके हैं। इंडिया क्लेम करता है कि बाउंड्री मैटर था, वॉज अ मैटर जो कि सेटल्ड हो गया था कॉलोनियल टाइम में, बट चाइना का ऐसा कहना था कि कोई भी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई नहीं हुआ है। जो मेन डिस्प्यूट था वो था वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर का। ठीक है, चाइना क्लेम करता है दो एरिया विद इन द इंडियन टेरिटरी, एक अक्साई चीन जो कि लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर में है। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स देखा करिए, पॉलिटिकल साइंस लिया है तो करंट अफेयर्स तो देखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा ही होगा अक्साई चीन वाला मैटर जो हुआ है तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो यही दो एरिया हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला है अक्साई चीन जो कि लद्दाख में है, रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं इन व्हाट वाज देन कॉल्ड, जो पहले के टाइम में नेफा कहलाता था, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, 1957 और 1959 के बीच में चाइनीज क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं अक्साई चीन एरिया और एक स्ट्रेटेजिक रोड यहाँ पे बना देते हैं। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्कशन के बाद टॉप लीडर्स के बीच में ये डिफरेंस भी तब भी क्या नहीं हो पाए, रिजॉल्व नहीं हो पाए। बहुत सारी स्मॉल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, स्कर्मिशेस बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज टुक प्लेस। अगर हम बात करें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वाइल जो एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन है वो किस चीज़ पे था, क्राइसिस इन्वॉल्विंग द टू सुपर पावर्स। तो यहाँ पे चाइना क्या करता है, स्विफ्ट और मैसिव इन्वेजन करता है अक्टूबर 1962 में ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स। ये जो दोनों थे इस पे चाइना क्या करता है, इन्वेट करता है। फर्स्ट अटैक जो किया गया वो कब तक चला, 1 वीक तक, और चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड करते हैं कुछ की एरियाज अरुणाचल प्रदेश में। ये सेकेंड वेव ऑफ अटैक था जो नेक्स्ट मंथ में हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की वेव्स चलती ही रहती हैं वॉर से रिलेटेड। वाइल इंडियन फोर्सेस ब्लॉक कर देते हैं चाइनीज एडवांसेस को वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख में, इन द ईस्ट चाइनीज मैनेज करते हैं टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स। फाइनली चाइना यहाँ पे डिक्लेयर करता है यूनिलेटरल सीजफायर और अपनी ट्रूप्स को विड्रू कर लेता है जहां से वो पहले बिगिन करते हैं इन्वेशन। चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड एब्रॉड। इंडिया को क्या करना पड़ा, अप्रोच करना पड़ा अमेरिकन और ब्रिटिश तक फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहती है इस कन्फ्लिक्ट में। ये इंड्यूस्ड करती है एक सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन का, और उसी टाइम पे स्ट्रेंथन करती है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म का। कुछ टॉप आर्मी कमांडर्स रिजाइन भी कर देते हैं या फिर रिटायर्ड भी हो जाते हैं इस टाइम पे। नेहरू जी के जो क्लोज एसोसिएट थे और उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन, जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्हें लीव करना पड़ता है कैबिनेट को। नेहरूज ओन स्टेच्योर सफर्ड एज ही वॉज सीवियरली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहे थे नेव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज इंटेंशंस को, और जो लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक तरीके से था।
पहली बार फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मूव्ड होता है और डिबेट किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा में। सून देयर आफ्टर कांग्रेस कुछ की बाई इलेक्शंस लॉस्ट कर देती है लोकसभा में, और जो पॉलिटिकल मूड होता है कंट्री का वो अब यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो साइनो इंडियन कन्फ्लिक्ट थे वो अफेक्ट करते हैं अपोजिशन को भी एज वेल, affected the opposition as well। अगर हम बात करें दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन की, तो ये क्रिएट करता है irreconcilable differences within the Communist Party of India, that is CPI। जो प्रो यूएसएसआर फैक्शन रहा है ये सीपीआई के विद इन सीपीआई रहा है, और कहाँ पे मूव हो जाता है, मूव्ड टुवर्ड्स क्लोजर टाइज विद दी कांग्रेस। जो अदर फैक्शन था समटाइम जो क्लोजर था चाइना के लिए, और वो जो अगेंस्ट में था किसके, एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद दी कांग्रेस। पार्टी यहाँ पे स्प्लिट होती है 1964 में, और जो लीडर्स होते हैं लेटर फैक्शन के जो हमने अभी देखे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाते हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। और किस चीज़ के वेग में, मतलब ये पार्टी क्यों बन रही है, तो जो चाइना वॉर एक तरीके से हुआ है तो बहुत से लीडर क्या बन जाते हैं, सीपीआईएम में आ जाते, लीडर्स ऑफ व्हाट बिकेम सीपीआईएम, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर बीइंग प्रो चाइना। ये समझ में आया कि पार्टी स्प्लिट हुई 1964 में। लीडर्स ऑफ द लेटर फैक्शन की अगर हम बात करें, जैसे समटाइम क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस, यहाँ पे लेटर फैक्शन में ये क्या बना देते हैं, सीपीआईएम। और इन द वेक ऑफ द चाइना वॉर एक तरीके से जो हुआ है, इनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तो बहुत से लीडर्स जो सीपीआईएम में गए थे इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर बीइंग प्रो चाइना। अब जो वॉर थे चाइना के साथ ये ऑल्टर्ड होते हैं, द वॉर विद चाइना ऑल्टर्ड करता है ये इंडियन लीडरशिप को टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड ये रीजन प्रेजेंट करते इंडिया को चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी के साथ। जो प्रोसेस रही है रीऑर्गेनाइजेशन की चाइना वॉर के बाद वो बहुत जल्दी वेरी सून स्टार्ट हो जाती है, बिगिन होती है। नागालैंड को स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है, नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा को, दो नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड, मणिपुर एंड त्रिपुरा, दो यूनियन टेरिटरीज को भी राइट दिया जाता है कि अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये इलेक्ट कर सकें। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान की, तो केस ऑफ पाकिस्तान में, इन द केस ऑफ पाकिस्तान जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आफ्टर पार्टीशन ओवर द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर में। ठीक है, ये इससे के बारे में हम और चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। अगर एक प्रॉक्सी वॉर की हम बात करें तो ये ब्रोकआउट होता है इंडियन और पाकिस्तानी आर्मीज के बीच में कश्मीर में ड्यूरिंग 1947 के टाइम पे इटसेल्फ। बट ये फुल वॉर में टर्न नहीं होता है, और ये जो इशू रहता है ये कहाँ पहुंचा दिया जाता है, यूएन में। पाकिस्तान क्रिटिकल फैक्टर की तरह इमर्ज होता है इंडियाज रिलेशन विद द यूएस और सब्सिक्वेंटली विद चाइना। कश्मीर कन्फ्लिक्ट कॉपरेशन प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही गवर्नमेंट एक साथ वर्क करती हैं ताकि रीस्टोर कर सकें वुमेन एब्डक्टेड ड्यूरिंग पार्टीशन टू देयर ओरिजिनल फैमिलीज। लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट चलता है किस चीज़ के बीच में, रिवर वाटर के बीच में। ये रिजॉल्व होता है मीडिएशन बाय दी वर्ल्ड बैंक। ये ट्रीटी यहाँ पे होती है एक इंडियन पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये नेहरू जी और जनरल आयूब खान ने 1960 में साइन की। डिस्पाइट सारे अप डाउन्स के बाद भी इन द इंडो पाक रिलेशंस ये ट्रीटी वर्कड बहुत अच्छे से वेल वर्क कर रही है। एक मोर सीरियस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है दोनों कंट्री के बीच में 1965 में। नेक्स्ट चैप्टर जो कि हम पढ़ेंगे, बाय देन लाल बहादुर शास्त्री इन्हें टेक ओवर कर लेते हैं ये एज द प्राइम मिनिस्टर। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान क्या करता है, लॉन्च करता है आर्म्ड अटैक्स को रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में। ठीक है, और फिर ये फॉलो होता है एक बिगर ऑफेंसिव चीज़ होती है जम्मू कश्मीर में अगस्त सितंबर में।
पाकिस्तानी रूलर्स यहाँ पे होप कर रहे थे, इनकी बहुत बड़ी आशा थी कि इन्हें सपोर्ट मिलेगा लोकल पॉपुलेशन से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो कि ये कश्मीर फ्रंट पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, तो शास्त्री जी ऑर्डर करते हैं इंडियन ट्रूप्स को कि आप काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करें। कहाँ पे? ऑन दी पंजाब बॉर्डर। इस तरीके की एक फियर्स बैटल में इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा पास पहुंचती है लाहौर तक, और हॉस्टिलिटीज़ कम होती हैं यूएन इंटरवेंशन के बाद। लेटर इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ताशकंद एग्रीमेंट करते हैं, ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। दो इंडिया could inflict considerable military loss on पाकिस्तान, तो जो 1965 का वॉर होता है ये इंडिया को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में जैसा कि डाल चुका था। अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश वॉर 1971 में। 1970 के बिगनिंग की हम बात करें तो पाकिस्तान बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस को फेस करता है। कंट्री के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं और यहाँ पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट होता है। जुल्फिकार खान भुट्टो पार्टी विनर होती है वेस्ट पाकिस्तान में, और अगर ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे थे अवामी लीग, जिसे लेड किया था किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। स्वेप्ट थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, ये वोट करते हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स, जो कि कौन से रूलर्स थे? बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। ऐसे समझो, यहाँ पे ये किसके प्रोटेस्ट में वोट करते हैं? ईस्ट पाकिस्तान या बंगाल की, हम बंगाली पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हें बहुत सालों तक ट्रीट किया गया सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह। किसने ट्रीट किया? रूलर्स जो वेस्ट पाकिस्तान में हैं, बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे जो द पाकिस्तानी रूलर्स थे ये नहीं चाहते थे डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करना, और ना ही ये रेडी थे अवामी लीग की जो डिमांड थी फेडरेशन की उसे एक्सेप्ट करने को तैयार थे नहीं। इंस्टेड 1971 इन अर्ली 1971 पाकिस्तानी आर्मी अरेस्ट कर लेते हैं शेख मुजीब को और अनलिस्ट करते हैं राइन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पे। काफ़ी ज़्यादा फिर ये टेरर की तरह ही फैल जाते हैं वहाँ पे। इसके रिस्पॉन्स में पीपल यहाँ पे स्ट्रगल करना चालू कर देते हैं अगेंस्ट में कि लिबरेट करें बांग्लादेश को फ्रॉम पाकिस्तान। तो कुछ इस तरीके से फिर आगे अगर हम समझेंगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि बांग्लादेश का फॉर्मेशन इस वॉर के बाद कैसे होता है। 1971 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने, देखो अब ईस्ट पाकिस्तान है ये, अभी बांग्लादेश तो बना नहीं है। तो अब जब ईस्ट पाकिस्तान में यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉर हो रहा है और जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, तो कम से कम कुछ नहीं तो 80 लाख रेफ्यूजीज शेल्टर लेते हैं। कहाँ पे? इंडिया के नेबरिंग एरियाज में। यहाँ जब बांग्लादेश में अभी के टाइम के समझो कि वेस्ट पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान क्या है? बांग्लादेश। तो ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा टेरर फैला देते हैं कि यहाँ के लोग जो होते हैं ये भाग के कहाँ आते हैं? इंडिया के आसपास की बाउंड्रीज पर, और ये कम से कम 80 लाख रेफ्यूजीज रहते हैं। इंडिया फिर क्या करता है? हमेशा की तरह एक्सटेंड करता है मॉरल और मटेरियल सपोर्ट फ्रीडम स्ट्रगल को इन बांग्लादेश। और इसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान एक्यूज्ड करता है इंडिया को कि आपने ये कॉन्स्पिरेसी ब्रेकअप की है, टू ब्रेक इट अप। ठीक है, तो इस तरीके से जो सपोर्ट पाकिस्तान को कौन देता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पे तो बात कर दी कि आपने जो कॉन्स्पिरेसी है ये क्या किया है, टू ब्रेक इट अप। तो यहाँ पे चाइना सपोर्ट करने लगता है। केम फ्रॉम द यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान को मदद करते हैं। जो आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्हीं ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। किसने? यूएस और चाइना ने। यूएस चाइना रेप्रोचमेंट दैट बिगेन इन द लेट 1960s, इसका रिजल्ट होता है रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया। हेनरी किसिंगर जो एडवाइजर थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, ये सीक्रेट विजिट पे जाते हैं चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। और क्यों जाते हैं? इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस। इंडिया यहाँ पे 20 ईयर की ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप साइन कर लेता है सोवियत यूनियन के साथ इन अगस्त 1971। और ये ट्रीटी एश्योर करती है इंडिया को कि ये सोवियत सपोर्ट इसे मिल रहा है या आगे मिलेगा अगर कंट्री फेस करेगी किसी भी अटैक को, फेस्ड एनी अटैक।
और बहुत सारे या ज़्यादा डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद और मिलिट्री बिल्डअप के बाद एक फुल स्केल वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक करते हैं पंजाब और राजस्थान पे, वाइल जो आर्मी है वो मूव ऑन होती है कहाँ पे, ऑन दी जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट पे। India retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and Eastern front. Welcomed and supported by the local population, Indian Army यहाँ पे एक rapid progress कर पाती है कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में। 10 डेज के अंदर में, 10 दिन के अंतर्गत में इंडियन आर्मी सराउंड करती है ढाका को 3 साइड से और पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 19,000 हेड टू सरेंडर। विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर करता है यहाँ पे यूनिलेटरल सीज फायर को। लेटर शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, और मतलब इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने 3 जुलाई 1972 को, और ये फॉर्मलाइज्ड करते हैं द रिटर्न ऑफ पीस। जो डिसिसिव विक्ट्री रही है वॉर में, इसके थ्रू क्या होता है, नेशनल जुबिलिएशन होता है। बहुत से लोग जो इंडिया में रहे हैं ये मूवमेंट को एक ग्लोरी की तरह देखते हैं और क्लियर साइन देखते हैं इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रोएस का। अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे कि हम पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रही हैं इस टाइम पे, तो इन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस जीते थे 1971 में। इनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये सोर्ट करता है फर्दर आफ्टर दिस 1971 वॉर के बाद असेंबली इलेक्शंस होते हैं बहुत से स्टेट्स में और लार्ज मेजॉरिटी आती है कांग्रेस पार्टी की इन मैनी स्टेट्स। इंडिया अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इनिशिएट करता है डेवलपमेंट प्लानिंग। हाउएवर कन्फ्लिक्ट जो नेबर के साथ थे वो कहाँ पे होते हैं, डिरेल्ड द 5 ईयर प्लान्स। जो स्कैर्स रिसोर्सेज एक तरीके से डाइवर्टेड थे टू द डिफेंस सेक्टर, स्पेशली आफ्टर 1962 इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया जाता है कब, नवंबर 1962 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज इन नवंबर 1965। ठीक है। थर्ड प्लान की अगर हम बात करें 1961 से 66 तक, तो ये भी इफेक्ट हुआ और ये फॉलोड हुआ एनुअल 3 एनुअल प्लान से, एंड द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। इंडियाज के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो इंक्रीज होते हैं एनॉर्मसली आफ्टर दी वॉर्स। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी की अब हम बात करेंगे तो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी की अगर देखें तो जो ये अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट है इस पीरियड का, वो था फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि अंडरटेक हुआ था इंडिया के थ्रू 1974 में। नेहरू ने हमेशा अपना फेथ पुट किया है साइंस और टेक्नोलॉजी में ताकि रैपिडली हम बिल्ड कर सकें मॉडर्न इंडिया को। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की बात करें इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान की, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम था जो इनिशिएट होता है लेट 1940s में अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ऐसे समझो, आ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान का जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट था वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि इनिशिएट किया गया था लेट 1940s में, और ये किसके गाइडेंस में किया गया था, होमी जे भाभा के। इंडिया यहाँ पे जनरेट करना चाहता था एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए, और नेहरू जो थे वो अगेंस्ट में थे न्यूक्लियर वेपन्स के। अब देखो, तो ये यहाँ पे प्लीड करते हैं सुपर पावर से फॉर कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर। हाउएवर जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो क्या होता है, केप्ट ऑन राइजिंग या फिर केप्ट राइजिंग। जब कम्युनिस्ट चाइना यहाँ पे कंडक्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट अक्टूबर 1964 में, तो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स जिसकी अगर हम बात करें तो यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, दैट वाज ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, ये भी 5 परमानेंट मेंबर्स मतलब यहाँ पे पार्ट थे ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये ट्राई करते हैं इम्पोज करना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया कि जब कम्युनिस्ट चाइना ने कंडक्ट किया न्यूक्लियर टेस्ट, तो जो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स थी, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना की अगर हम बात करें तो ताइवान देन रिप्रेजेंटेड चाइना, ये सभी 5 परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के, ये इम्पोज करते हैं एनपीटी न्यूक्लियर नॉन
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया ने हमेशा कंसिडर्ड किया है NPT को एक डिस्क्रिमिनेटरी और रिफ्यूज किया है इसे साइन करने के लिए, टू साइन इट। जब इंडिया कंडक्ट करता है अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट तो इसे टर्म्ड किया गया पीसफुल एक्सप्लोजन। इंडिया ने यहाँ पे आर्ग्यू किया कि ये कमिट किया गया था टू द पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। जो पीरियड रहा है व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड, ये डिफिकल्ट पीरियड था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। फॉलोइंग जो अरब इजराइल वॉर रहे हैं 1973 के, तो इसके थ्रू एंटायर वर्ल्ड अफेक्ट होता है ऑयल शॉक के कारण, ड्यू टू दी जो मैसिव हाइक होता है इन द ऑयल प्राइजेस बाय द अरब नेशंस। और इसी के थ्रू क्या हो जाता है, इकोनॉमिक टर्मोइल आता है इंडिया में भी, जो कि रिजल्ट होता है किस चीज़ में, इन हाई इन्फ्लेशन। ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि बहुत सारे एजिटेशंस हुए हैं इन दी कंट्री अराउंड दिस टाइम, इंक्लूडिंग अ नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक। ऑल्दो यहाँ पे माइनर डिफरेंसेस भी रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि कैसे कंडक्ट किए जाएं एक्सटर्नल रिलेशंस को। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो जनरली मार्क करती है एक ब्रॉड एग्रीमेंट ये पार्टीज ऑन नेशनल इंटीग्रेशन को लेके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेके, एज वेल एज एंड ऑन क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देयरफॉर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो कोर्स ऑफ डिकेड रहा है 1962 से 1971 तक, जब इंडिया ने 3 वॉर फेस किए और इवन लेटर जब डिफरेंट पार्टीज एक साथ आती हैं टू पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉरेन पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा एक मतलब सिर्फ एक लिमिटेड रोल ही प्ले किया है इन पार्टी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की समाप्ति होती है और इसी के साथ आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो चुका है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना था इस चैप्टर में, कैसे कैसे पढ़ा, इंडिया के सारे रिलेशंस हमने देख लिए हैं। और आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चैप्टर के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में देख लीजिए। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आने वाले चैप्टर्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ ताकि आप लोगों का सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट हो जाए और आप लोग एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और इससे ज़्यादा वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी, एक सेकेंड, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है और इसी तरीके से ध्यान से आपने सुना है, या आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप सभी ने सुना है इतने ध्यान से ये चैप्टर को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।